Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Q Tricks 2.2। तो उत्तराखंड डीएलएड 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2023 से ही, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जो बीएड है अब वो मान्य नहीं होगा प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो भैया डीएलएड की तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जो आपको 100% जॉब की गारंटी देता है 2 साल के कोर्स के बाद। कंपटीशन टफ होने वाला है, तो अभी से तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इस सीरीज के माध्यम से कोशिश करेंगे कि अभी तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने शुरू किए हैं। जब बहुत पहले हमने शुरू कर दिया है, तो होपफुली जनवरी में हम लोग एक कोर्स लॉन्च करें जिसमें प्रॉपर आपको पूरी मैथ्स, पूरा रीजनिंग, पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड और जीएस पढ़ाया जाए। और डेफिनेटली ऐसा कोर्स लॉन्च होगा। तो तब तक के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रेगुलर करते रहिए। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, अभी से थोड़े थोड़े क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो आपके प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि चैप्टर वाइज कब तक पढ़ते रहेंगे आप। रैंडम क्वेश्चंस करते रहिए, टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोगों को जो आपके बेसिक मैथ्स है उसके टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बहुत डीप में पढ़ने हैं, भले ही आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, मैथ्स के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अलग अलग टॉपिक्स वाइज वहाँ पे प्लेलिस्ट है, उनको पढ़िए। आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, मेरी गारंटी है आपको मैथ्स एक बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि हम जी रहे हैं 2023 में, तो पुराने तरीकों को अब छोड़ दिया है हम लोगों ने, नए तरीकों के साथ आगे बढ़ना है और उसी के साथ हमें क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 63 है। यदि उनमें से एक संख्या x दूसरी संख्या की दोगुनी है तो समीकरण क्या होगा। तो अब यहाँ पे समीकरण की बात की गई है कि ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या आपका आंसर होगा ये आपसे बोला गया। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है। मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, 2021-2022 दो परीक्षाएं पिछले 2 वर्षों में हुई हैं। उससे पहले, कोरोना से पहले, कोविड से पहले जितने भी डीएलएड की परीक्षाएं हुई हैं, हमेशा पेपर केवल और केवल हिंदी माध्यम में आया है। 21-22 में जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में आया है, और अब से कंटिन्यूअसली हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएगा। तो जो पेपर हम कर रहे हैं ये उससे पहले का है, इसीलिए केवल हिंदी में अवेलेबल है, बाकी इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल रहता है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं होती है, कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है। यदि उनमें से एक संख्या x दूसरी संख्या की दो गुनी है, तब समीकरण क्या है। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योगफल 63 है। तो अब यहाँ पे दो अलग अलग संख्याएं एक्स वाई तो हम मान नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ऑप्शन देखें तो केवल एक्स एक्स बोला गया है ना। तो हमें क्या बोला है कि उनमें से एक संख्या एक्स है, तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या एक्स हो गई। तो डेफिनेटली जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 63 माइनस एक्स। क्या होगी? 63 माइनस एक्स। क्यों होगी भाई? क्योंकि दोनों का एडिशन 63 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, x प्लस 63 माइनस एक्स करोगे, तो 63 एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 63, है ना। तो इसीलिए बोला कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या जो है वो है 63 माइनस एक्स। अब क्या बोला गया है कि जो संख्या x है ना, वो दूसरी संख्या की दो गुनी है। जो संख्या x है वो इस संख्या की दो गुनी है, आपसे ये बोला गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से देखना। अब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्या बोला है कि जो x है वो इसका डबल है। तो हमें क्या करना होता है, हमें बैलेंस करना होता है ना। हमें क्या करना होता है, हमें बैलेंस करना होता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोला गया कि 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स तो हो गया है, अब हमने इक्वल कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें बैलेंस करना है, तो हमें बोला गया कि ये दो गुना है। तो अगर इक्वल है तो दो गुना ऑलरेडी हो गया होगा, है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें दो का मल्टीप्लाई यहां करना होगा। ठीक है, दो का मल्टीप्लाई हम लोग यहां करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन हो गया आसान। कैसे? देखो भाई कैसे करना है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है x माइनस 63 वाले ऑप्शन तो गलत हो गए सारे। ठीक है, x माइनस 63 वाले ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि हमारा तो 63 माइनस एक्स है। a कैंसिल हो गया, c कैंसिल हो गया, बचा b और d। तो अगर हम b ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये है x अपॉन 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, है ना। तो यही हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि 63 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 63 माइनस एक्स। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 63 माइनस एक्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है कि सर 2 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ क्यों किया, यहाँ क्यों नहीं किया। इसका कारण क्या होता है, देखिए हमको बैलेंस करना होता है। जब हमने, जैसे समझ लो कि दो नंबर हैं, एक है हमने बोला कि जो 40 नंबर है वो दूसरे नंबर 80 का क्या है, दूसरे नंबर 80 का डबल है ना। जो 40 है वो 80 का डबल है। अगर हमें इसको इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा या इसको इंटू 2 करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी तो इक्वल ही है ना।
तो हमने जब इक्वल का सिंबल लगा दिया है यहाँ पे, तो 63 माइनस एक्स और ये वैल्यू इक्वल हो गई है, क्योंकि हमें बोला गया है कि ये डबल है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी, दोगुनी हो गई है ना, ये वैल्यू दोगुनी हो गई। अगर दोनों को इक्वल करना है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। अगर ये क्वेश्चन किसी को दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि ओ एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तथा ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी हो, तो जीवा ए बी का मान होगा। तो अगर थोड़ा सा बहुत टर्म्स जो है इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एक वृत्त का ओ वृत्त का केंद्र है, यानी जो ओ है वो सेंटर है, ओ एम इज इक्वल टू 4 आपको दे रखा है, त्रिज्या ओ ए दे रखी है, त्रिज्या का मतलब रेडियस आपको ए 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको बोला गया कि जो ओ एम है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो जीवा ए बी का मान बताना है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है ना, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको क्या करना है एक्चुअली, हमको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगानी है। ठीक है, यहां से ए एम और जो बी एम होगा ये इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो आपका हाइपोटेन्यूस होता है, यानी जो कर्ण होता है, यानी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो पहले समझ लो कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। देखो, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है जो राइट एंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है हिंदी में, ये वाला जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमारा जो ये वाली भुजा होती है इसका स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के। यानी अगर मैं इसको ए बी सी नाम दे दूं, तो जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला है वो कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूस इंग्लिश में कहते हैं। तो AC का जो स्क्वायर होता है वो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसी का यूज हमें करना है, तो हमारे पास जो ट्रायंगल है वो ये है ना, तो इस ट्रायंगल में जो कर्ण होगा वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, यानी इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। तो AO कितना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM कितना है, AM हमको निकालना है AM का स्क्वायर, प्लस OM कितना है, 4 का स्क्वायर है। तो 5 5 25, 4 का स्क्वायर 16 को उधर लेके आ जाइए, ये हो जाएगा आपका AM का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 में से 16 माइनस करोगे 9 आएगा, तो 9 इज इक्वल टू हो जाएगा AM का स्क्वायर, तो AM इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9, यानी AM इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, है ना, यानी AM आपका 3 हो गया। तो अगर AM 3 है तो A से लेके B तक कितना होगा, 3 + 3 6 होगा। इसमें ऑप्शंस शायद मेरे ख्याल से किसी वजह से छूट गए होंगे, ऑप्शन तो होने चाहिए थे, मैं देखता हूँ, रुको नीचे ऑप्शन होंगे शायद, हाँ बिल्कुल है ऑप्शन, ये रहे हमारे ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आसान क्वेश्चन था, बस पाइथागोरस थ्योरम को हमको समझना था। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। देखिए, कोई भी अगर ट्रायंगल है, किसी भी तरह का ट्रायंगल है, वो एक समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। वो कैसा भी त्रिभुज है, आप मैथ्स वालों को पता भी होगा, उस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, यानी तीनों इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है नहीं होता है। तो हमें बोला गया कि तीनों के जो कोण है वो 2:3:5 के अनुपात में है। तो आप क्या अज्यूम करोगे, जो एक कोण है वो 2x हो गया, दूसरा कोण है वो 3x हो गया, और तीसरा कोण ये 5x हो गया। ये है ना 2 3 5, तो इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, इसको 5x मान लो। ठीक है, तो हमें पता है कि इन तीनों का योग किसके बराबर, 180 के बराबर है ना। तो यानी 2x + 5x + 3x इज इक्वल टू 180। तो 5 और 2 7 और 3 10, यानी 10x बराबर हो जाएगा 180, यानी x का मान आ जाएगा 180/10 यानी 18। x की वैल्यू 18 आ गई, तो अब यानी x की वैल्यू अगर 18 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2x की वैल्यू 18 दूनी 36, 3x की वैल्यू कितनी होगी, 18 तियां 18 3 जा 54, और 55 18 5 जा 90 डिग्री, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 36 डिग्री कंटिन्यूसली 45 और फिर 90। तो 36 54 और 90, 45 मैंने गलती से बोल दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सेकंड आंसर होगा ये वाला। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ।
ठीक है, देखो मेरी जो स्पीड है वो काफी तेज रहती है पढ़ाते वक्त, क्योंकि टाइम वेस्ट मेरे को नहीं करना है ना, नहीं अपना करना है ना आपका करना है। तो टाइम की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि मैं धीरे धीरे लंबा खींच दूं और फिर आपको समझाऊं, है ना, कोई मतलब नहीं है, फालतू बातें करूं, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पढ़ने आए हैं तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे और प्रॉपरली चीजों को समझेंगे। ठीक है, ठीक है। श्याम ने एक पुरानी साइकिल 136 रुपए में बेचकर 15% हानि पाई, वह उसे कितने में बेचता है कि उसे 15%, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे लिखना चाहिए था इनको लाभ होता। ठीक है, मिस प्रिंटेड है, लाभ होता, 15% लाभ होता। ठीक है, अब देखिए अगर ये क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, लाभ हानि का, तो सबसे पहले मैं आपसे रिकमेंड करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे प्रॉफिट लॉस की प्लेलिस्ट है, उसको पढ़िए। बहुत ही एडवांस मेथड से आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया गया है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल चुटकियों में उंगलियों पे आंसर निकालोगे, उंगलियों के दिमाग में आंसर निकालोगे, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक बार जाके पढ़ो। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं। श्याम ने एक पुरानी साइकिल 136 रुपए में बेची और 15% की उसको हानि हुई, वह उसे कितने में बेचता कि उसे 15% का लाभ होता। अब थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस यानी हानि लाभ पे बात करते हैं। मैंने आपको बता रखा है किसी भी चीज का जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, उसको आप हमेशा 100% मानेंगे। मैंने बहुत बार आपको बता दिया है, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट लॉस मेरे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा क्रय मूल्य को हमेशा आप 100% के इक्वल मानेंगे। ठीक है, 100% के इक्वल मानेंगे। और जिससे जैसे जैसे लाभ होगा, जैसे यहाँ पे पहले 15% की हानि हुई है, तो जब 15% की हानि हुई तब उस केस में सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आपका 100 में से 15 माइनस कर दो, 85% हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर उसको 15% लाभ कमाना है, उस केस में जो सेलिंग प्राइस होगा वो 115% हो जाएगा। बस इतना सा काम है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो उसने 15% हानि हुई तो उसने 136 में बेचा, यानी कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है, 136 रुपए है। कब, जब 85% पे उसने बेचा, यानी 15% की हानि का मतलब 85% पे उसने बेचा, यानी 85% की जो वैल्यू है वो 136 हो गई। सिंपल, ये आपका सेलिंग प्राइस मैंने आपको बताया और ये आपको दे रखा है। अब अगर आप फॉर्मूले से करोगे ना तो पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरे फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या बोला है, वह उसे कितने में बेचता अगर उसे 15% का लाभ होता। ठीक है, तो 15% के लाभ में मैंने एसपी कितना बोला हुआ, 115%। तो 85% की वैल्यू अगर 136 है तो जी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 136/85। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 85 चॉकलेट अगर 136 रुपए की है तो एक चॉकलेट कितने की होगी, 136/85। तो वही कंसेप्ट, यूनिटरी मेथड मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, तो 136, तो अगर 1% की वैल्यू 136/85 है, आपको क्या निकालना है, 115 की वैल्यू निकालनी है, तो 115% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 136/85 इंटू 115। ठीक है, तब ये 85 है, ये आपका 115 है। हम एक काम करेंगे, हम इसको कट करेंगे तो 17 से कट जाएगा, देखो ये 17 5 जा 85। ठीक है, और 17 से ये कटता है आपका 17 8 जा 136। ठीक हो गया, फिर 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, ये हो जाएगा आपका 8 तियां 24, 8 दूनी 16, 17 18, 184 रुपए। अगर मतलब उसको 15% का लाभ कमाना होगा तो उसको इस आर्टिकल को, इस पुरानी साइकिल को 184 रुपए में बेचना होगा। समझ में आया? दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्विकली। क्रय मूल्य हमेशा 100% मानोगे, जितना लॉस होगा उतना 100 में से माइनस करो। अगर 15% का लॉस हुआ है तो 100 माइनस 15, 85% सेलिंग प्राइस। दूसरे केस में 15% का लाभ आपको निकालना है तो उस केस में सेलिंग प्राइस 115%। क्योंकि इस 85% का मान आपको 136 दे रखा है तो 85% का मान 136, 1% का मान 136/85, नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट। तो 115 का मान 136/85, यही चीज गुणा 115, आंसर निकाला 184 रुपए, हमारा आंसर आ गया। होपफुल ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है दोबारा देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ, और उससे पहले एक बार प्रॉफिट लॉस जाके पढ़ लो, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं चाहता था इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से भी बता सकता था, लेकिन कहाँ यार 2023 में पढ़ रहे हो, कहाँ फॉर्मूले पढ़ते रहोगे, कोई मतलब ही नहीं होता फॉर्मूले पढ़ने का। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं तो 10 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। फिर से मैं वही कहूंगा, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, टाइम एंड वर्क है उसको पढ़ो अच्छे से पहले। ठीक है ना, वहां पे क्लियर हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को इतने दिनों में करते हैं तो उतने ही व्यक्ति या उसके अलग व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, m1d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2d2 अपॉन w2। अब यहाँ पे m1 क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज, w1 कार्य और कार्य, क्योंकि इस
क्वेश्चन में कार्य बराबर है उसी कार्य को, यहाँ पे लिखा गया ना उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता, चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो M1 की जगह पे कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति, तो M1 की जगह 8 रख दो। कितने दिन लग रहे हैं उनको, 10 दिन, तो D1 की जगह 10 रख दो। ठीक है, W1 W2 सेम रखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 रख दो इसकी जगह पे। W1 1 बराबर M2, 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, D2 दिनों में करेंगे, ये हमको निकालना है। और W2 भी 1, क्योंकि उसी कार्य को, सेम कार्य की बात की गई है। अब यहां पर अगर बोला होता समझने के तौर पे कि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 10 व्यक्ति उस काम के दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे W2 की जगह 2 कर देते। अगर बोलता कि 10 व्यक्ति उसके आधे काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे 2 की जगह 1/2 रख लेते। तो यहाँ पे हमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें सेम है। तो सीधे सीधे M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब यहाँ पे 10 जो है मल्टीप्लाई में है, तो 8 गुणा 10 बट्टा 10 बराबर D2। 10 से 10 कट गया, D2 आ गया 8, यानी 10 व्यक्ति उस काम को 8 दिन में करेंगे। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन भी बहुत आसान आते हैं, लेकिन लेवल अब धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि डीएलएड में बहुत भीड़ होने वाली है। तो अगला प्रश्न है आपका, एक संपत्ति x, y और z के बीच बांटी जाती है। x और y मिलकर 7400 पाते हैं, y और z मिलकर 9500 पाते हैं, z और x मिलकर 8500 पाते हैं। तो y का हिस्सा आपको निकालना है। बेहद आसान क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कैसे करना है, समझ लेते हैं। पहले कोई 3 लोग हैं, कौन कौन है, x y z। ठीक है, एक्स वाई जेड में बांटा गया, लेकिन आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया गया। आपको क्या बताया गया है कि एक्स और वाई मिलके, एक्स और वाई को टोटल कितना पैसा मिला है, 7400 रुपीज मिला है। उसी तरह वाई और जेड को टोटल मिला के 9500 रुपीज मिले हैं। उसी तरह जेड और एक्स को टोटल मिला के आपका 8500 रुपीज मिले हैं। कुछ मत करो, तीनों को जोड़ दो, है ना। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड अलग जुड़ता है और राइट हैंड साइड अलग जुड़ता है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स। तो x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार। समझ में आया, 2 2 बार आएगा ना, ऐसे आएगा। देखो x प्लस एक्स, वाई प्लस वाई और z प्लस जेड 2 बार आ गया। इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0, 5 5 10 और 4 14, कैरी 1, 9 और 8, 9 9 9 18, 18 और 7 25। तो ये आ गया। तो यहाँ पे ये 2x है, 2y है, 2z है, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z। देखो हालांकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता था 2 कॉमन लेके, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपके आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे या कॉमर्स के होंगे, उनको ये चीज में दिक्कत होगी। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2x है, ये 2y है, 2z है, तो सब में 2 2 है ना, तो सब में 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, बराबर 25400। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 25400 अपॉन 2। तो 2 से इसको कट कर देते हैं। अगर आप ऐसे कट ना कर पाओ तो डिवाइड कर लेना, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, 0 0। ठीक है, तो यानी 12700 आ गया एक्स वाई जेड, है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, एक थोड़ी देर के लिए मेरी विजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए आपको सोल्यूशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12700। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, कैसे, x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 12700। अब आप ध्यान से देखो तो x प्लस जेड की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8500 दे रखी है। तो x प्लस जेड की जगह आप 8500 रख सकते हो। 8500 प्लस y इज इक्वल टू 12700। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12700 माइनस 8500। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12700 माइनस 8500। तो जाएगा 0 0 7 5 12, 8 2 10 और 1 11, 1 और 1 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 212। अच्छा मैंने जोड़ दिया क्या, ओके सॉरी मैंने जोड़ दिया है, मुझे माइनस करना था, है ना, माइनस करना था। तो ये हो जाएगा 0 0, 7 में से 5 गया 2 और 8 4 12, 4200। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। एक बार इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को दोबारा करना चाहिए, वीडियो को दोबारा जाइए, पॉज करिए सोल्यूशन से पहले और दोबारा सॉल्व करिए। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तब तक जो है वीडियो को पढ़ने का, क्लास को पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। एक बार रिपीट जरूर क्वेश्चंस को करिएगा। और अगर आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक बात और, अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्विज देने चाहिए। और क्विज आपको मिलेगा कहाँ पे, क्विज आपको मिलेगा prepaddda.in पे।
गूगल पे जाइए, prepadda.in सर्च करिए और वहां पे जाके क्विज अटेंड करिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। थोड़े बहुत आपको ऐड देखने पड़ सकते हैं, अगर आपको बिना ऐड के करना है तो भी आप जो है 49 रुपीज के सब्सक्रिप्शन के बाद उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप लोगों से डे 21 यानी कल फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो पिछले साल डीएलएड की परीक्षा में पूछे गए हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताइए। सारी दिक्कतों को दूर करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करी जाती है और की जाती है। बाय बाय एंड टेक केयर।